अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज की वीडियो होगी मेरी डेली रूटीन, जो भी मैं करूँगी। मैंने किचन नीट एंड क्लीन करना है, मैंने आज कपड़े प्रेस करने हैं और मैंने बड़े दिनों से अपने कपड़े काट के रखे हुए हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं एक स्टिच पे लगा लूँ। तो मेरा प्लान तो ये है कि आज मैं कोशिश करूँ थोड़ी सी स्टिचिंग करूँ। कर सकी तो फिर करेंगे, लेकिन अगर ना कर सकी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, मैंने उनको पढ़ाना भी है। तो अभी बच्चे जो हैं जल्दी स्कूल से आ जाएंगे और जैसे ही वो आएंगे थोड़ा सा उनको रिलैक्स करने के लिए मतलब मैं उनको टाइम दूंगी और उसके बाद फिर उनको पढ़ाने लगूंगी। सिंपल सा पेपर है, इजी सा आई गेस पेपर है, कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, क्योंकि मंडे को इनका मैथ्स का होगा, उसके बाद फिर उर्दू का पेपर होगा। तो खैर जो भी रूटीन रही आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वैसे तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, अपने काम जल्दी शुरू कर देती हूँ और घर के तकरीबन मेरे काम 11-12 बजे तक ख़त्म आलमोस्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैं मेड का वेट करती हूँ, लंच वगैरह की तैयारी करती हूँ, तो इस तरह मैनेज हो रहा होता है। लेकिन आज ना मेरी कुछ जैसे कहते हैं मूड नहीं था, या थोड़ी मैं लेज़ी हुई हुई थी। और समटाइम्स ऐसा होता है मेरे साथ भी, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा वीक थ्रू आउट बहुत एनर्जेटिक रहूँ और मैं एक जैसे एक जॉब की तरह या फिर एक बिल्कुल टाइम टेबल को फॉलो कर रही होती हूँ। देखें, घर है, घर में आप ऊपर नीचे काम अपने कर सकते हैं। यही तो खूबसूरती है कि जो हम हाउस वाइफ्स होती हैं, हम लोग अपने काम को ना मैनेज कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू आर मूड। मेरे साथ भी ऐसा होता है और वीक में ऐसा अक्सर एक दिन तो लाजमी ऐसा होता है, क्योंकि थ्रू आउट पूरा वीक काम करते रहने से, 4-5 दिन मुसलसल काम करते रहने से ना मैं भी थक जाती हूँ, बोर भी हो जाती हूँ। और ऐसा भी होता है कि मैं थोड़ी सी एनर्जी भी मेरी डाउन हो रही होती है। आपको पता है कि जैसे एक इंसान को आदत हो जाती है ना, 1 से 1.5 साल तक मेरे पास हुसैन भाई रहे और टोटली काम वो कर रहे होते थे। मैं करती थी काम, लेकिन बहुत मुख्तसर सा और बहुत कम काम करती थी। तो आपको आदत हो जाती है, जब आप 1 साल से एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप काम कम कर रहे हैं, तो एक आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पे। तो उसके बाद सब काम करना मैं कर तो रही हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैं भी थक जाती हूँ, बोर भी हो जाती हूँ। तो हफ्ते में कुछ ना कभी ऐसा दिन ज़रूर होता है जिसमें मैं लेज़ी फ़ील कर रही होती हूँ, या मेरा कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। आप में से बहुत सी लेडीज़ मुझसे पूछती हैं, आप कैसे एनर्जेटिक रहती हैं, दिस एंड दैट। तो देखें, ऐसा नहीं है कि मैं फुल टाइम एनर्जेटिक रहूँ थ्रू आउट द वीक। मैंने हफ्ते में एक दिन छुट्टी का अपना भी रखा होता है, जिसमें मैं कोई काम नहीं करती, मुख्तसर से काम करती हूँ, जैसे खाना बना लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें समेट ली, एंड दैट इज़ इट। हफ्ते में एक दिन मैं ख़ुद को भी देती हूँ इस तरह कि मैंने नहीं, मेरा काम करने को दिल कर रहा ना, तो मैं नहीं करती। मैं सिर्फ इतना सा देख लेती हूँ कि बस चीज़ें थोड़ी प्रॉपर प्लेस पे रख दूँ, खाना बन जाए, बच्चों को प्रॉपर टाइम पे 2-3 वक्त का खाना मिल जाए, और बस। तो मैं काम कर कर के भी थक जाती हूँ। अब ज़ाहिरी बात है, जैसे मैं अब थ्रू आउट काम कर रही हूँ, मेरा एंटरटेनमेंट लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। मैं आजकल कमेंट्स का रिप्लाई बहुत लेट कर रही हूँ या नहीं कर रही, जिसका मुझे बहुत रिग्रेट है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं जब फ़ोन उठाती हूँ, मैंने या तो कुछ रिकॉर्ड करना होता है, या मैंने अपनी वीडियो की एडिट, जो मैंने रिकॉर्डिंग की होती है उसकी एडिटिंग करनी होती है, या फिर मैंने वॉइस ओवर करके तो वीडियो अपनी अपलोड कर देनी है। सिर्फ मैं इसी काम के लिए मोबाइल उठाती हूँ, या जैसे किसी से बात करनी हो, अम्मी से बात करनी हो, हस्बैंड से बात करनी हो, अब्बू से बात करनी हो, इस तरह से। तो मेरे पास अब आजकल एंटरटेनमेंट का बिल्कुल कम टाइम निकल रहा है। मैं रात को इतना थक जाती हूँ काम करके कि मैं कुछ मोबाइल पे देख ही नहीं पाती, कोई ड्रामा, कोई चीज़ मैं आजकल मैं कुछ भी नहीं देख रही। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है, लेकिन कभी कभी हफ्ते में ऐसा होता है, मैं कहती हूँ ठीक है, जो पढ़ा है ना, जैसे पढ़ा है पढ़ा रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इंसान हूँ और मुझे रेस्ट चाहिए। अगर मैं मुसलसल काम करती रहूँगी ना, तो ऑफ कोर्स मैं थक जाऊँगी। थक तो अभी भी जाती हूँ, कमर में दर्द होती है, टांगों में भी दर्द होती है, लेकिन समटाइम्स मेडिसिन से मैं ठीक हो जाती हूँ। समटाइम्स ये होता है कि मैं सो जाती हूँ, तो मैं फिर मेरी बॉडी हील हो जाती है। तो रात अल्लाह ताला ने बनाई इसीलिए कि हम आराम करें, तो दिन भर की जितनी भी थकावट होती है रात को सोने से निकल जाती है। तो आज मेरा वही काम था कि मैं लेट रेडी हुई और लेट मैंने सारे काम शुरू किए। मैं बैठी रही, बस बैठी रही। और ख़ैर अभी मैंने सोचा कि चले उठूं और काम थोड़ा बहुत करूं। मैंने हाफ़ डे में रेस्ट किया, जिससे मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही थी। उसके बाद मुझ में एनर्जी आई कि मैं बाकी दिन काम करूं। तो फिर मैं उठी थी, यहाँ पे तकरीबन 12-1 बज गए थे जब मैंने काम करने शुरू किए थे।
अच्छा जी, तो यहाँ पर मुझसे इस सोफ़ा कवर्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ आती हैं। आप ये कहाँ से लिया, कितने का लिया, इसको करीब से दिखा दें, कितना अच्छा है, दिस एंड दैट। तो देखें, सबसे पहले ये कॉटन प्लस क्विल्टेड फॉर्म में बना हुआ है। इसके नीचे एक शीट लगी हुई है और क्विल्टेड फॉर्म में उसको सिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। ये मैंने कहाँ से लिया था, तो ये मैंने रावलपिंडी में सॉरी इस्लामाबाद में H9 में, अब सब लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ा इतवार बाज़ार लगता है, मैंने वहाँ से लिया था। वहाँ पे पुरानी चीज़ें भी मिलती हैं, नई चीज़ें भी मिलती हैं। ये मैंने नया लिया था जो कि मुझे पड़ा था 4500 का। ये एल शेप सोफ़ा के तौर पर उन्होंने बना के ही रखे हुए थे। उनके पास एल शेप सोफ़ा के भी थे, उनके पास सिंपल सोफ़ाज़ के भी थे, जैसे 2, 1 एंड 3 सीटर्स होते हैं, या 1, 1 एंड 2, 3 सीटर्स होते हैं। इस हिसाब से जैसे भी आपके सोफ़ाज़ हैं ना, इस में आपको मिल जाएंगे। इसमें बहुत से कलर्स थे। मेरे पास उन भाई का नंबर नहीं है, जब मैंने ये लिया था तब कभी नंबर शेयर किया था, अभी मुझे याद नहीं है। अब ये सिले कैसे थे? अब सोफ़ा एल शेप जो सोफ़ा होता है ना, वो दो तरह से होता है। एक की राइट साइड पे ये एल बना होता है, एक ही लेफ़्ट साइड पे एल बना होता है। अब उन्होंने इकट्ठा ही बनाया होता है, अब उनको नहीं पता या हमें नहीं पता होता कि हम जो ले रहे हैं, हाँ खोल के हम देख सकते हैं तो फिर अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हमारे एल शेप सोफ़ा में आएगा कि नहीं आएगा। इस सोफ़ा में हमने कुछ ऑल्ट्रेशन की थी। अब ये पीछे एक बिल्कुल ये इस सीट का पूरा एक स्ट्रेट रेक्टेंगल शेप में कपड़ा था और एक तरफ उसका बाजू लगा हुआ था, एंड दैट इज़ इट। ये सारी ऑल्ट्रेशन मेरी अम्मी ने की है। किस तरह से कि साइड से एल शेप के फॉर्म में उसको काटा। ये एक रेक्टेंगल था प्लेन, जिसको उन्होंने इस सीट के हिसाब से उसमें से बाजू का कपड़ा निकाल के इतना इतना काट के जो कपड़ा बचा वो यहाँ पर साइड पे लगा दिया। क्योंकि आपको पता है जब सिंपल हम चादरें किसी चीज़ पे बिछाते हैं तो वो चादरें साइडों से उठती हैं, बुरी लगती हैं। तो उसको सेट करने के लिए और ये टिका रहे अपनी जगह पे, इसका हेड वाला साइड फिक्स रहे, बहुत ज़्यादा मुझे तंगी ना हो, तो मेरी अम्मी ने इस तरह जोड़ लगाकर उसको सी दिया और साइड पर भी जोड़ लगाया कि जो इसके अंदर फिट हो जाए, गद्दी की तरह प्रॉपर सिल जाए। जिन लोगों को सिलाई आती है उन लोगों को देखकर अंदाज़ा हो गया होगा। दूसरी साइड पे एक छोटा सा कपड़ा लगाया, उसको आधा सिया आधा वैसे छोड़ दिया, क्योंकि उसके साइड पर आपको आम नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह करके अम्मी ने रख कर गुलाई पे, आप के पास कुछ भी नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, आप उसके ऊपर कपड़ा रखें और मार्कर से या चौक से निशान लगाएं और उसको काट लें और फिर सी लें। तो ये अम्मी का ही काम है, मेरे भी होता तो मैं एज़ इट इज़ ही उसको रख देती, क्योंकि मैं थोड़ी सी इन मामलों में काहिल हूँ। अम्मी जो हैं वो बहुत अच्छे से ये काम कर लेती हैं। जो इसका फुट साइड पे ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पर भी दो चादरें जो है ना, ऐसे ये सिंपल चादर आनी थी और वो लटका रहना था नीचे की तरफ, और वो क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा जगह नहीं है जिसके अंदर मैं टक इन कर दूँ, तो मेरी अम्मी ने क्या किया, इस तरह से इसकी कॉर्नर बनाकर एक सिलाई लगा दी, जिससे इसकी ये बड़ी प्यारी शेप बन गई। आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ एक सिलाई लगी है और ये देखें इस पे ऐसे फिट बैठा है ना। और ये काम आपने करना है जब एक साइड आप बना चुके हो, जब हेड वाली साइड बना चुके हो, फिर आपने पाँव वाली साइड को तैयार करना है, क्योंकि प्रॉपर फिटिंग आए, एडजस्टमेंट प्रॉपर हो। अंदर इसकी जो सेंटर में है ना चीज़, उसको टक इन करने के लिए भी आपने जगह छोड़नी है। तो इस तरह करके जो यहाँ से साइड से कपड़ा कटा था और जो इसके बाजू के ऊपर कपड़ा जोड़ आना था वो हमने उधेड़ दिया था, और इसके साथ पाइपिंग लगी हुई थी। जब हमने वो उधेड़ा ना तो पाइपिंग भी थोड़ी ख़राब हो गई, फिर हमने पाइपिंग को भी काफ़ी हद तक उधेड़ कर दोबारा से पाइपिंग इसकी लगाई। इतना ज़्यादा काम नहीं था, मोटी मोटी सिलाइयाँ लगी हुई थी, तो कोई इतना मसला नहीं बना। आप चाहें तो एज इट इज़ भी इसको बिछा सकते हैं, लेकिन इस तरह से ना ज़रा फिट रहता है। अब मुझे ये जो साइड वाला है ना एल शेप, इसको तो सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मुझे इस साइड पे, क्योंकि बच्चे इसमें उछलते कूदते हैं। अब ये फिक्स नहीं हुआ इसको, ये सिंपल एक चौकोर सी चादर थी, तो बच्चे जब उछलते हैं ना तो ये अपनी जगह से उधर हो जाता है, लेकिन वो जो एल शेप वाला है ना वो नहीं होता, क्योंकि वो इतना मजबूत इतना पक्का बन चुका हुआ है ना, वो कहीं नहीं जाता। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी, मुझे एक कोई लेडी थी, उन्होंने कहा था कि इसको क्लोज से दिखा दें कि आपने किस तरह इसको एडजस्ट किया है। तो अब आई होप आपको समझ आ गई होगी। और जो साइड पे दोनों बाजू हैं उनको हमने एज इट इज़ सिंपल रेक्टेंगल पीसेस रहने दिए, और वो हम इसके ऊपर दे देते हैं और थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे टक इन कर देते हैं, तो ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। सो ये है जी मेरे इन्फॉर्मेशन पूरे कि कहाँ से लिया, कितने का लिया, कलर्स इसमें बहुत से अवेलेबल थे, और साथ ही साथ इसकी मैंने स्टिचिंग फिर कैसे की, क्योंकि अम्मी थी, अम्मी ने कर दी, मेरे बस में होता तो मैं तो ऐसे ही बिछा देती।
सो यहाँ पर अब ये है कि जैसे अब मेड ने आना है, मेड मेरी ना बहुत लेट आती है, मुझे नहीं पसंद कि मेड लेट आए, 9-10 बजे आए, टाइमली काम हो और बंदा फारिग हो जाता है। लेकिन खैर अभी मेरी जो मेड है ना वो 2-2:30 बजे आती हैं, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं। तो लेकिन अब ये है कि वक्त तो गुजारना है ना, गुजारा तो करना है। तो खैर उनके आने से पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये जितनी भी चीज़ें हैं डस्टिंग कर लूँ, ताकि जितना भी गंद है, कोई फूड पार्टिकल्स हैं, कोई भी चीज़ है, सारा नीचे ज़मीन पे गिर जाए और फिर वो आके स्वीपिंग एंड मॉपिंग कर लें। तो सोफ़ों को झाड़ना, सेट करना, यकीन करें झाड़ू ना भी फेरा हो ना, आप ये 2-4 काम कर लें, इसी से आपका लिविंग एरिया, आपका बेडरूम इतना जिसे कहते हैं कि नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। जैसे सोफ़ाज़ को आप उनके कवर्स ठीक कर लें, आप डस्टिंग कर लें, डाइनिंग टेबल पे अगर कोई बर्तन पड़े हैं वो उठा लें, और साथ ही साथ आप अपने डाइनिंग टेबल को साफ़ कर लें। मेरे बच्चे ज़्यादातर उनका ब्रेकफास्ट में होता है चाय के साथ पराठा खा लिया, चाय के साथ ब्रेड खा ली, या मैंने भी चाय पीनी होती है, कभी कभी जावियार भी मेरे कप में से ले लेता है, तो चाय ज़रूर गिर जाती है डाइनिंग टेबल पे, तो वो साफ़ मैं कर देती हूँ। कुछ खाते पीते हैं, पढ़ते भी यहीं पे हैं, तो इस वजह से ना ये फिर एरिया हमारा ना बहुत यूज़ होता है, तो इस वजह से गंदा भी हो जाता है। और जो छोटे बच्चे हैं वो सोफ़ाज़ पे बहुत उछलते हैं, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है। एनीवेज़ उसको क्लीन फिर मैं कर देती हूँ, और फिर मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, स्लैब ऊपर से साफ़ करके बर्तन धो लेती हूँ। फिर मेड आती हैं, वो फिर नीचे नीचे से अपना काम करके फिर चली जाती हैं। खैर यहाँ पर अब गर्मियाँ आ गई हैं, बच्चों के ना नए नए शौक़ पैदा हो गए हैं। कभी इनको आइसक्रीम खानी है, कभी जी इनको टब में पानी डाल दें, हमने नहाना है, टब में बैठना है। फिर एक बैठता है तो फिर वो चारों ने काम करना है, जो एक ने करना है ना वो बाकी तीनों ने भी करना है। इसी तरह एक ने आइसक्रीम खानी है, बाकी तीनों ने भी खानी है। इसी तरह जी अब इनकी नई फरमाइश है स्विमिंग पूल में पानी डाल दें। अब स्विमिंग पूल हमने डीअसेंबल करके रखा हुआ है, उसको असेंबल करूँ, उसमें पानी भरूँ, फिर पानी निकालूँ, उसको धोऊँ, वो इतना मुश्किल काम है, मेरे बस का तो नहीं है। मैंने ने कहा है बाबा आएंगे, बाबा को कहिएगा मुझे ना कहें कि स्विमिंग पूल निकालें, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सके दे सकती हूँ कि मैं आपको टब में निकाल दूँ और टब में पानी डालने और उसमें बैठ जाए भी आधा पौना घंटा। खैर यहाँ पर जी मैंने पॉप्सिकल्स मेरे पास थे पड़े हुए, तो मैं फिर बच्चों को निकाले मैंने ऊपर से, और मैंने 2 तरह के जूस बनाए, एक मैंगो फ्लेवर, एक ऑरेंज फ्लेवर। ये मैंने टैंग लिया था जो मैंने बनाया था, और थोड़ी सी चीनी डाल के उसको मिक्स किया ताकि मीठा फ्लेवर ना अच्छा लगे ज़रा। और ये पॉप्सिकल तो अब ये तो हर घर में होती हैं। ये जब हम भी छोटे थे हमारी अम्मी ने भी रखी होती थी, और हमारी अम्मी हमें बना के देती थी कुल्फ़ियाँ। जब मेरा ख्याल है मैं ज़ैनब फ़ातिमा से भी छोटी थी, उस दौर में भी मामा हम लोगों को कभी दूध वाला, कभी जामे शीरी वाला, कभी दूध जामे शीरी, ऐसे करके अम्मी हमें बना के दिया करती थी घर में ना, बड़ा मज़ा आता था। खैर अब तो अपनी अम्मी को इतना तंग नहीं करते थे वो बेचारी, यहाँ फिर वो नौबत ही नहीं आने देती थी, खुद से सारे काम कर देती थी। मेरे बच्चों को ज़रा मुझे कहना पड़ता है। तो खैर मैंने इनको बना दिया। अब बना तो दिया, उसके बाद एक पूरा सेशन चलता है। हर 15 मिनट बाद बच्चे फ्रिज खोलेंगे, हाँ जी बन गई आइसक्रीम। हर 15 मिनट बाद, या मुझसे पूछेंगे हर 15 मिनट बाद, मम्मा बन गई चेक करें, मम्मा बन गई चेक करें। तो माँ बनना भी ना, मैं कहती हूँ सर की ना दिमाग का दही बन जाता है। खैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्राइज़। बच्चे आज स्कूल से आए, आलू मेरे पास काफ़ी दिनों के पड़े हुए थे, और मैंने तकरीबन 2 वीक्स हो गए बच्चों को फ्राइज़ ही नहीं बना के दी। तो मैं सोच रही थी कि अब फ्राइज़ बना के दूँ, आलू भी कंज्यूम हो जाएँ, दूसरा ये कि चले बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते। मैंने इनसे पूछा तो ये बड़े खुशी खुशी मान गए कि जी हमें फ़्राइज़ बना के दें। तो आज मैं आपको अपनी सीक्रेट फ़्राइज़ की रेसिपी बताती हूँ। फ़्राइज़ जो है ना, मैं जिस तरह से बनाती हूँ इतनी क्रंची क्रिस्पी रहती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा जब हम फ्राइज़ बनाते हैं तो एक लोट बनाएं, दूसरा जब बनाएं तो सर्व करें तो पहला लोट ऐसे मुरझा सा जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपने नमक डालना है आलूओं में। नमक से ना आलू बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं, लाइक उनमें पूरा नमक वाला फ्लेवर आ जाता है, बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। ऊपर से डालने से बेहतर है अभी डाल लें ताकि वो साथ ही नमक जो है वो पक जाए। और उसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, अच्छी क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर डालिएगा। देखिएगा फिर बच्चे कितने शौक़ से फ्राइज़ खाते हैं, और इतनी क्रंची इतनी क्रिस्पी बनती हैं। आधा घंटा भी मैंने टेस्ट भी किया हुआ है, अगर आप फ्राइज़ बना के आधा घंटा भी ये वाली फ्राइज़ रख लेना तो मजाल है कि इसका क्रंचीनेस या इसका टेक्सचर ख़राब हो जाए या ये नरम पड़ जाए, ये मेरा दावा है। तो आपने कॉर्नफ्लोर डालना है तकरीबन 3-4 चम्मच भरकर, और उसके बाद आप इसको फ्राई करें। अच्छा, जब भी कॉर्नफ्लोर डालना है फटाफट से आपने इसको ना जिसे कहते हैं कि फ्राई करना है, कॉर्नफ्लोर डाल के रखना नहीं है। जैसे ही आपका तेल गर्म हो उस टाइम पर आपने नमक और कॉर्नफ्लोर डालना है, हल्का सा मिक्स करना है और फ्राई करने के लिए रख दें, और फटाफट से सारा बैच जो है वो फ्राई करते जाएँ। बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनेंगी। आगे मैं आपको इसका क्रिस्पी सुनाती हूँ।
इस प्लेट में ना 2 बैच हैं, एक मैंने पहले बनाया था और एक मैंने बाद में, तो ये दोनों का मैं आपको दिखाती हूँ। आपने देखा एक हाफ़ प्लेट में पहले की बनी हुई थी और जब दूसरी मैंने बनाई, आपको पता है कि 10 मिनट तो लग जाते हैं और दोनों का सेम ही टेक्सचर था। ख़ैर मैंने बच्चों को फ्राइज़ वग़ैरह बनाई, पेट इनका भरा, उसके बाद मैंने कहा अब आप पढ़ने बैठ जाएँ। अच्छा मुझे था कि ज़ैनब का ना वीकेंड के बाद उर्दू का पेपर है, लेकिन मैंने इसकी जब डेट शीट चेक की तो उर्दू का पेपर कल था। मैं इतनी परेशान, मुझे तो लगा कल इसका भी कंप्यूटर का और फ़ातिमा का भी कंप्यूटर का ऑलमोस्ट सेम सेम होती हैं इनकी डेट शीट, लेकिन थोड़ा सा चेंज था। फिर मुझे जल्दी मच गई क्योंकि उर्दू में ज़ैनब बहुत वीक है, बहुत गलतियाँ करती हैं और उर्दू बनानी नहीं आती और बड़ा टाइम मुझे लगता है, बड़ी ही ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरत होती है। मैंने फिर फटाफट जितनी देर में इन्होंने फ्राइज़ खाई मैंने इसका टेस्ट बनाया। उर्दू की वर्कशीट्स मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, पिंटरेस्ट से इंग्लिश और मैथ्स एंड साइंस और इस तरह की चीज़ों की तो मिल जाती है। तो फिर मैंने वो सारा ख़ुद बनाया, जितने भी टॉपिक्स थे लिखे। अभी एक बुक है जिसका मैंने लिखा। उर्दू की बेसिकली ज़ैनब के पास 3 बुक्स हैं, एक स्कूल की ये वाली है वर्क बुक, एक है ग्रामर की बुक और एक है टेक्स्ट बुक। तो अभी मैंने एक बुक का टेस्ट बनाया, जितनी देर में ज़ैनब ये हल करेगी मैं दूसरी बुक का बनाऊंगी और ये फिर आ जाती हैं इनकी टेक्स्ट बुक की नीचे चीज़ें। तो इस तरह करके ना काफ़ी ज़्यादा काम था जो लिखने वाला था, जो करने वाला था, तो वो मैंने करना था और मैं बैठ गई बस। फिर ज़ैनब को लेकर तकरीबन 3 बजे का टाइम था। सारे कामों से फ़ारिग होकर इनको खाना शाना खिला के मैंने कहा अब पढ़ना है और थ्रू आउट पढ़ते रहना है। बीच में थोड़ा टाइम जो है ना इनका कुरान पाक का था, जैसे अभी ज़ैनब आई हैं तो कुरान पाक कारी साहब आ गए थे तो मैंने कहा नहीं पहले कुरान पाक पढ़ने, थोड़ा टाइम लगेगा, उतनी देर में टेस्ट बना लेती हूँ। तो कारी साहब से पढ़ लिया और अब फिर इन्होंने ये टेस्ट लिखती रहेंगी और मैं बैठकर इनके पास बिल्कुल, मैं अब ऊपर नहीं जाऊँगी। मैंने आज स्टिचिंग का प्लान किया हुआ था और मैंने आज सोचा हुआ था कि मैं थोड़े से कपड़े प्रेस करूँगी, लेकिन वो मैंने मॉर्निंग में 1 घंटा इस्त्री लगाई थी, उसके बाद मैंने इस्त्री नहीं लगाई, तो वो मैं नहीं लगाऊंगी। मैं पहले ज़ैनब को पढ़ाऊँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पेपर है। अब मैंने इधर सर पे इसके बैठे रहना है क्योंकि उर्दू का एक तो पेपर है, दूसरा ये कि इसको मुश्किल लगती है, तीसरा ये कि बड़ा ही मसला है उर्दू का पेपर। अच्छा जी, अब मैं बनाने लगी हूँ गोभी, आलू और चिकन का सालन। वैसे तो मैं अमूमन गोभी आलू बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल था कि चिकन भी ऐड किया जाए। अच्छा, इसको बनाने का इतना आसान तरीका है, जो भी नई लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, कुकिंग सीख रही हैं, इस तरीके से बहुत अच्छी बनती है। आपने कुछ नहीं करना, ना पहले प्याज फ्राई करना है, ना आपने कोई चीज़ करनी है। आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, उसमें आपने ये देखें मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं, लहसुन के जवे डाले हैं 5-6 और साथ में मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन इसको बहुत अच्छा एक फ्लेवर दे देगा। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो बड़े बेसिक होंगे, कोई मुश्किल स्पाइसेस नहीं हमने डालने, बड़े बेसिक से मसाले हैं जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी आएगा। मसालों में मैं इसमें बेसिक मसाले डालूंगी। नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च डाली है 1 टीस्पून और हल्दी डाली है ½ टीस्पून। हल्दी मैं अपने खानों में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और गोभी में ना हल्दी का कलर बड़ा प्यारा लगता है, तो गोभी में अमूमन मैं थोड़ी ज़्यादा हल्दी डालती हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ½ ग्लास और इसको मिक्स करके मैं प्रेशर कुक कर लूँगी तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। उसमें आपका चिकन जो है ना बड़ा अच्छा गल जाएगा। मीनवाइल मैं क्या करूँगी, साथ ही साथ मैं यहीं पे खड़ी खड़ी गोभी को छील लूँगी और काट लूँगी। अच्छा, मेरी ये मदर इन लॉ की टिप है, उन्होंने मुझे सिखाया कि गोभी को कैसे संवारते हैं। हमारे घर में सिंपल गोभी काटी जाती थी, लेकिन उसमें से कुछ उतारा नहीं जाता था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया कि गोभी का ये जो फूल होता है, इसके जब हम उतारते हैं तो ये साइड पे ना बड़ा हार्ड सा एक ऊपर शीट सी चढ़ी होती है, अगर वो आप उतार लेना तो गोभी बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट रहती है, स्टमक के लिए भी ठीक रहती है, इससे एसिडिटी कम होती है कंपैरेटिवली अगर आप एज इट इज़ ही उसको बनाएं, और खाने में आपको खाने के बाद उलझन नहीं होती। तो इस वजह से मैं भी अब यही तरीका अपनाती हूँ क्योंकि अब मुझे भी ये फॉलो करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। हालांकि मेरे घर में एज इट इज़ सिंपल गोभी को काटा जाता है, धोकर यूज़ कर लिया जाता है। खैर, जितनी देर में मैंने गोभी आलू वगैरह काटे उतनी देर में 2-3 मिनट में ही हमारी जो चिकन था वो हमारा गल गया था। अच्छा, मेरी आलू गोभी की रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है और जो चिकन आलू गोभी है इसकी रेसिपी डिफरेंट है। आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। मैं कभी आलू गोभी बनाऊंगी तो भी मैं शेयर करूंगी। वैसे मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आलू गोभी
की रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो आज तो मैंने चिकन में बनाई है, क्योंकि चिकन में ये होता है जिसने नहीं भी खानी ना वो भी बंदा खा लेता है। वैसे तो मेरे घर में आलू गोभी सारे ही शौक से खाते हैं, लेकिन ये कि फिर भी चिकन में ज़रा मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा चिकन भी ऐड कर लिया था। बस चिकन की भुनाई हो गई है और यहाँ पर जी ये ट्रे आई हुई है मुझे नेबर की तरफ से। उन्होंने आज बड़ी जल्दी डिनर जो है रेडी कर लिया था, आज मेरा लेट हो गया। तो यहाँ पर जी सवैयाँ और आलू गोश्त का सालन भेजा था उन्होंने। तो खैर अभी ये है कि मेरी गोभी भी बन जाएगी, फिर मैं भी भेजूँगी। यहाँ पर चिकन जैसे ही भुन जाए उसके बाद आपने इसके अंदर आलू और गोभी दोनों चीज़ें डाल देनी है। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने इसमें सिर्फ नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी ऐड की है, तीसरा मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया। और अब इस पॉइंट पर हम अदरक डालेंगे ज़्यादा सारी, ताकि ये हज़म करने में आसान हो ना गोभी, वरना फिर आपको एसिडिटी फ़ील होती है। तो यहाँ पर अब मैं प्रेशर कुकर ही लगा दूंगी दोबारा, तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में गोभी बहुत अच्छी बन जाती है और साथ ही साथ मेरे सारे काम साथ ही साथ चल रहे होते हैं। अब ज़ैनब मेरे सामने बैठी हुई थी तो मैं उसको सुपरवाइज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि बैठने से अच्छा है सुपरवाइज़ करने से कि साथ ही साथ मैं इसको अपने सामने बिठा कर काम करूँ। मैंने मैंने दूध बॉयल किया, मैंने किचन साफ़ किया, मैंने डिनर बना लिया और अब आटा गूंदने वाला था। मुझे था कि जैसे ही मैं ज़ैनब को पढ़ा के फ्री होंगी तो सब लोगों को भूख लग जाएगी, तो फिर रोटियां भी बनानी है, तो आटा तो ख़त्म है। तो साथ ही साथ फिर मैंने आटा भी गूंद लिया। आटा गूंदने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन बस ये है कि बस तरीके सलीके से ये काम किया जाए, और वो मैंने शेयर किया हुआ है। और आटा गूंदना ना, पर्सनली आटा गूंदना और रोटी बनाना मुझे सबसे नापसंदीदा मेरे काम है। और जब मैं ससुराल में थी तो मेरी नंद बना दिया, वैसे मैं भी बनाती थी तब तो मिलजुल कर हम करते थे, लेकिन ये कि अभी भी कभी जाऊँ ना तो वो फिर रोटी बना देती हैं, आटा गूंद देती हैं। वो कहती हैं हमें पता है कि आपको ये काम नहीं पसंद। और मैं फिर क्या करती हूँ, जितने दिन भी मैं ससुराल हूँ कुकिंग मैंने करनी होती है, जो भी खाना है जो भी बनाना है मैंने बनाना है। हाँ, रोटियों की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी देवरानी की होती है, वही आटा गूंदती है और वही रोटी बनाती है। वो बड़ी क्विकली रोटी बना लेती हैं, तो बस ये मेरी जान छूटी हुई है रोटी बनाने और आटा गूंदने से। लेकिन अब तो मुझे, अब जारी बात है, अपने लिए तो ये करना पड़ेगा ना अपने घर में। तो खैर यहाँ पर आटा भी गूंद गया था हमारा। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में थोड़ा सेट हो ले, और साथ ही साथ गोभी भी तैयार हो गई थी। 2 मिनट में तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने चिकन को लगाए और 2 मिनट ही मैंने गोभी को लगाए, और इतनी ज़बरदस्त आलू भी गल जाते हैं, गोभी भी गल जाती है, बड़ी जल्दी ये काम हो जाता है। बजाय इसके कि ऊपर चढ़ा के सालन रखी रखो और वेट करते रहो, कभी ध्यान इधर से उधर हो गया तो जल जाए। जब प्रेशर कुकर आप लगाते हो तो फिर आपको सर पे खड़े होना पड़ता है। अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें डाला है जी गरम मसाला, कसूरी मेथी, ये सीक्रेट है गोभी का, आपने देख लें, अब समझ लें। और साथ ही साथ ये जो ज़ीरा है ये हाथ से मसल के इस पॉइंट पर डालना है, और आप देखिएगा आपकी गोभी कैसे नहीं अच्छी बनेगी, और सब खाएंगे तो उनको मज़ा आएगा। ये तीनों चीज़ें इस पॉइंट पर डालनी है। और लास्ट में आपने हरी मिर्च 1-2 काट कर डालिएगा। पहले मैं हरी मिर्च इसमें नहीं डालती, मुझे उसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, तो ये मुझे साबुत साबुत सी कच्ची कच्ची सी अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और धनिया, ज़्यादा सारा धनिया डालिएगा, गोभी में ज़्यादा सारा धनिया अच्छा लगता है। और कसूरी मेथी ने ना इसको बिल्कुल ढाबा स्टाइल टेस्ट दे देना है। और गरम मसाला गोभी में ज़रा अच्छा लगता है। और इसकी रंगत चेक करें, आप उसकी शक्ल चेक करें और इसका जायका चेक करें, यकीन करें कि बहुत अच्छी बनेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। और आज तक जिसने भी मेरी गोभी खाई है सबको पसंद आई है, चाहे वो आलू गोभी हो सिंपल या चाहे चिकन आलू गोभी हो। तो जो भी लोग हैं, जिसको भी मैंने खिलाई है, सब ने तारीफ़ की है। साथ में मैंने फुलके बना लिए थे देसी घी लगाकर ऊपर, बड़े मज़े से। अब मैं बच्चों को खिलाऊंगी, ख़ुद भी खाऊंगी, और बड़ा मज़े। और अगर आपके पास इसके साथ पुदीने की और जो टमाटर की चटनी मैंने आपको रेसिपी बताई हुई वो हो तो क्या ही बात है। मैंने वो फ्रीज़ की हुई है तो मैं फ्रीज़र से निकालना भूल गई, तो खैर अब तो मैं ऐसे ही खाऊंगी, वरना उसके साथ बहुत अच्छा इसका जो है ना बनता है। और यहाँ पर जी हो गए थे टाइम तकरीबन 9:45 का, आप देख सकते हैं। और ज़ैनब का भी बुरा हाल हुआ था पढ़ कर, और मेरा भी बुरा हाल हुआ था पढ़ा के। तो खैर ज़ैनब थोड़ा सा काम रह गया था, अब अपनी मिस्टेक्स जो थी उसकी वो लिख रही थी फाइनली। साथ ही साथ मैंने चाय बना ली थी, मैंने फिर खुद भी चाय पी और ज़ैनब को भी दी कि चले थोड़ा सा एक्टिव हो जाए ज़रा। और यहाँ से मैंने सारी सफाई की, बच्चों ने पॉप्सिकल बनाई, पॉप्सिकल खाई, और सारा चिप सारा फ्लोर पे इन्होंने ड्रॉप्स गिराए हुए थे। वो इन्हीं कामों से ना मुझे बड़ी उलझन होती है ये आइसक्रीम से। तो मैंने पानी फेंका, वाइपर लगाया, कसम से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मेड ने आना है कल 2-2:30 बजे।
तो तब तक तो फ्लोर इतना गंदा चिपचिप बहुत बुरा लगेगा। तो फिर मैंने क्या किया, और हाल मेरा चेक करें क्या हुआ है सारी। फिर मैंने यहाँ से सेटिंग करके बच्चों को ऊपर भेजा गुस्से से, पानी डाला, वाइपर लगाया, मोपिंग की और पूरा फ्लोर साफ़ कर दिया ताकि कल का आधा दिन जो है हमारा अच्छा गुजरे। अब नीचे मैं कल नहीं आऊँगी, नाश्ता नुश्ता करके ऊपर चली जाऊँगी, तब तक नीचे नीट एंड क्लीन रहेगा। दूध ठंडा होने का वेट करी थी, ठंडा अब बच्चों को दूध बना के दूंगी, फिर फ्रिज में रखूँगी। बर्तन मैंने यहाँ पे धो लिए थे लंच के और सारे जितने भी थे, और सिर्फ प्रेशर कुकर रह गया था वो सुबह धोऊंगी। अभी कोई मूड नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। और सिंक वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया था, लाइक क्लीन करके मैं अब बस हम ऊपर जाएंगे। दूध मैं बच्चों का बनाऊंगी और उसको फ्रिज में रख के फिर मैं और ज़ैनब ऊपर जाएंगे। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।